हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम, जो कि अब बन चुका है मैराथन यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपीटीटी पीटी एग्रीकल्चर में पूछे जाने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। इस मैराथन सीरीज का एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, डुबोया नहीं करते उम्मीदों की कश्ती को, डुबोया नहीं करते उम्मीदों की कश्ती को, थक कर रोया नहीं करते मंजिल दूर हो तो। कुछ पाने की उम्मीद जो दिल में रखते हैं, कुछ पाने की उम्मीद जो दिल में रखते हैं, वे लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। इसलिए दोस्तों, हमें जीवन में कुछ खोना नहीं बल्कि पाना है। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में जज बनी पहली महिला वकील कौन है? इसके ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, सेकंड ज्योति शर्मा, थर्ड है नुपुर कुलश्रेष्ठ और लास्ट है हिना जायसवाल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा पहली महिला वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा जो हैं ये सेना में प्रथम महिला जज हैं। क्या है? सेना में प्रथम महिला जज। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रथम महिला जज। ठीक है, थर्ड नंबर पे है नुपुर कुलश्रेष्ठ। नुपुर कुलश्रेष्ठ क्या है, आइए इनके बारे में जानते हैं। नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल, किसमें? भारतीय तटरक्षक बल में प्रथम महिला डीआईजी हैं। तटरक्षक बल में क्या है? प्रथम महिला डीआईजी। तटरक्षक बल में प्रथम महिला डीआईजी हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग रखेंगे, डीआईजी, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं लास्ट हिना जायसवाल। हिना जायसवाल जो हैं वो वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये प्रथम महिला की बात यहाँ पे की जा रही है। हिना जायसवाल जो है वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? इसके ऑप्शंस हैं राजीव गाबा, सेकंड है अजय कुमार भल्ला, टीवी सोमनाथन, अजय कुमार, लास्ट है अजय कुमार। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजीव गाबा। राजीव गाबा जो हैं वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अन्य ऑप्शंस के बारे में। अजय कुमार भल्ला जो हैं गृह सचिव हैं। क्या हैं? गृह सचिव। ठीक है, याद रखेंगे। टीवी सोमनाथन वित्त सचिव हैं, वर्तमान में क्या है? वित्त सचिव। और अब बात कर लेते हैं अजय कुमार की। अजय कुमार जो हैं ये रक्षा सचिव हैं। ठीक है, अजय कुमार क्या हैं? रक्षा सचिव। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं, प्रथम स्थान नहीं पूछा गया है, ध्यान से सुनना। ठीक है, चावल, दलहन, दूध, जूट। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा चावल। चावल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान ना होकर बल्कि कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? चीन का। प्रथम स्थान चीन का है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। लेकिन अब यहीं पे बात कर ली जाए चावल के क्षेत्रफल की, तो चावल उत्पादन का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कहाँ है? भारत में है, जो कि 45 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, के करीब है। चावल उत्पादन का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो भारत में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं
दलहन, दूध और जूट और चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में इनका स्थान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है पश्चिम बंगाल। उत्पादकता में किसका है? उत्पादकता में प्रथम स्थान पंजाब। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात करते हैं दलहन। दलहन के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत में किस राज्य का है? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अब दूध की बात करते हैं। दूध में कौन है प्रथम स्थान पे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। आइए नोट करते हैं। उत्तर प्रदेश जो है दूध में तो है ही है, इसके अलावा गन्ना, ठीक है, आलू, गन्ना में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है और गेहूं। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का क्या है? प्रथम स्थान है। गन्ना, आलू, गेहूं, दूध में के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिनाका किसके द्वारा निर्मित किया गया मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, अमेरिका, इजराइल। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा भारत। पिनाका जो है एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है जो कि भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। यह एक स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम। ठीक है, रॉकेट सिस्टम, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रॉकेट सिस्टम है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, F1 संकर के जनकों की पेरेंट्स के ऊपर श्रेष्ठता कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं प्रभाविता, संकरोज, क्रॉसिंग ओवर, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा संकर ओज। F1 संकर की जो F1 संकर की जो प्रजाति होती है उसका जो उसके जनकों के ऊपर प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? श्रेष्ठता जो होती है वो संकर ओज कहलाती है। इसको हम सरल शब्दों में इस प्रकार समझ सकते हैं, जब किन्हीं दो पौधों की नस्लों का प्रजनन कराया जाता है तो उससे उत्पन्न जो पौधा होता है क्रॉस कराया जाता है। जब किन्हीं दो नस्ल के पौधों का जब क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न जो संतान होती है तो वो अगर पेरेंट क्रॉप हैं या जनक फसलें जो हैं पेरेंट क्रॉप, उनसे अगर बेहतर होती हैं, कैसे? जैसे लंबाई में, आकार में, जैसे लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, या उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पेरेंट क्रॉप से अधिक होती है, तो ये क्या कहलाता है? संकर ओज कहलाता है। संकर ओज को हेट्रोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस। एक बार और सुन लीजिए। जैसे किन्हीं दो प्रजातियों का जब क्रॉस कराया जाता है उनसे उत्पन्न जो संतान होती है उसके जो गुण होते हैं वो पेरेंट क्रॉप से बहुत अधिक बेहतर होते हैं। जैसे मक्के की दो फसलों का क्रॉस कराया गया, ठीक है, और उनसे उनसे उत्पन्न नस्ल है उसका जो आकार है पहले दोनों फसलों की तुलना में जो पेरेंट क्रॉप हैं उनकी तुलना में अधिक है, पैदावार अच्छी है और रोग प्रतिरोधक क्षमता उनसे अच्छी है, तो यह क्या कहलाता है? संकर ओज कहलाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में हेट्रोसिस भी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्रॉसिंग ओवर और प्रभाविता की। ये क्या होते हैं? प्रभाविता जो होती है, संकर ओज को ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बार आप लोग देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये मक्के का एक पौधा है, ठीक है, क्या है? मक्के का एक ये पौधा है। एक मान लीजिए
एक ये पौधा है, अगर इनके अंदर क्रॉस जैसे कराया गया तो जो ये पौधा प्राप्त हुआ तो इससे ये लंबा होगा, इसकी पैदावार अधिक होगी। ठीक है, ये दो मतलब जनक क्रॉप हैं, पेरेंट क्रॉप हैं, और इनसे जो उत्पादित क्रॉप है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई जो होगी उससे अधिक होगी, पैदावार अधिक होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब ये सब जब अधिक होती हैं उससे तो वो क्या कहलाती है, संकर ओज। अब प्रभाविता की बात करते हैं। प्रभाविता को आइए समझते हैं क्या होता है प्रभाविता। प्रभाविता जो होती है, प्रभाविता का मतलब होता है जब विभिन्न दो लक्षणों में संकरण कराते हैं, मतलब जब कोई दो भिन्न भिन्न लक्षण हैं उसमें जब संकरण कराते हैं, ठीक है, तो एक लक्षण की अभिव्यक्ति तो मतलब होती है और जो दूसरा लक्षण होता है वो छिप जाता है। ठीक है, क्या होता है, दूसरा लक्षण जो होता है छिप जाता है, या जो लक्षण छिप जाता है उसे क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो किस्में हैं A1 A2, इनके अलग अलग लक्षणों के बीच जैसे ये क्रॉस कराया गया, ठीक है, क्रॉस कराने के बाद ये मान लीजिए लाल थी, ये सफ़ेद थी, ठीक है, तो इसका जो मतलब मान लीजिए कि जो इससे उत्पन्न फसल हुई A1 A2, ठीक है, उसमें एक के लक्षण तो कुछ आए और एक दूसरे के लक्षण जो थे मान लीजिए लाल हो गई और सफ़ेद वाले जो इसका लक्षण था वो छिप गया, तो ये क्या कहलाता है, प्रभाविता या डोमिनेंस कहलाती है। समझ गए? इसका मतलब ये होता है कि जब भिन्न लक्षणों वाली दो फसलों या प्रजातियों का संकरण कराते हैं तो उसमें एक के लक्षण की तो अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, उसे प्रभावी लक्षण कहा जाता है, और जो लक्षण छिप जाता है जिसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही प्रक्रिया जो होती है वो प्रभाविता कहलाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर ये एक मतलब ऐसी प्रक्रिया होती है जब एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होते हैं, ठीक है, एक गुणसूत्र पर स्थित जीन जो होते हैं एक समूह या समजात गुणसूत्रों पर स्थित समान जीनों के समूह द्वारा स्थान परिवर्तित कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे ऐसे इसको समझते हैं, मान लीजिए दो जीन्स हैं, ऐसे देख लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ा अच्छे फिगर नहीं सही बनना है। ये दो जीन्स हैं, कैसे जीन्स हैं, होमोलोगस क्रोम, होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और इसमें क्या है, अब जब इनका क्रॉस होता है, इनका ये केंद्रक है, ठीक है, और इनके क्रॉस से जो मतलब नए क्रोमोसोम जो बनते हैं, लीजिए ऐसे और ऐसे, ठीक है, तो मान लीजिए ये पूरा एक, मान लीजिए ये डार्क ब्लैक हम कह दे रहे हैं, समझने से आसानी होगी। अब देखो इसमें कैसे परिवर्तन होता है। हमने अभी बताया था ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स का एक समूह या समजात गुणसूत्र पर स्थित एक समान जीनों के समूह द्वारा क्या हो जाता है, स्थान परिवर्तन। अब मान लीजिए जो यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो ये जो ब्लैक वाली जीन थी कुछ भाग यहाँ पे आया, कुछ यहाँ पे आ गया, ठीक है, और बाकी का हिस्सा इसका कैसे रहेगा, ऐसे ही। ठीक है, ये अदला बदली जो हुई है कहाँ पे हुई है, आप लोग देख सकते हैं, ये इस भाग के जो जीन्स थे, इस भाग के जीन्स जो थे यहाँ के, ये कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। यही प्रक्रिया क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोजल किस का भाग है, रोटरी डस्टर का, साइनो गैस का, साइनो गैस पंप होता है, ठीक है, और ये हुआ हैंड कम, यहाँ पे पंप होगा, क्या होगा, पंप,
साइनो गैस पंप, रोटरी डस्टर, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर या कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सी, हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर। जो आपने देखा होगा, जो मतलब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने के लिए जो मशीन आती है, उसकी एक छड़ होती है, छड़ के अग्रभाग पे क्या लगा होता है? नोजल। ऐसे एक नोजल लगा होता है, इसके द्वारा क्या निकलता है? फव्वारा। फव्वारा जो होता है उसी को क्या कहते हैं? नोजल। ये विभिन्न फसलों में मतलब यूज़ करने के लिए, जैसे जेट फ्लैट नोजल, कैसे कैसे जेट फ्लैट नोजल इत्यादि नोजल जो होते हैं, जो विभिन्न फसलों में अलग अलग प्रयोग करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो किस में होता है? हैंड कंप्रेसर स्प्रेयर में। स्प्रेयर का मतलब होता है जो दवा स्प्रे करने वाली जो मशीन आती है उसी को क्या कहते हैं? स्प्रेयर। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? स्प्रेयर कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जनसंचार की विधि नहीं है? पोस्टर, परिणाम प्रदर्शन, रेडियो, दूरदर्शन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा परिणाम प्रदर्शन। ये जो विधि है ये जनसंचार की विधि नहीं है। बाकी पोस्टर है, रेडियो है और दूरदर्शन, ये जनसंचार की विधियां हैं। परिणाम प्रदर्शन में क्या होता है? हम जैसे किसी चीज़ का रिजल्ट दिखाते हैं, किसी चीज़ का परिणाम दिखाते हैं, वो परिणाम प्रदर्शन होता है। वो एक जनसंचार की विधि नहीं मानी जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है 21 दिसंबर, 21 जुलाई, 21 मार्च, 21 अक्टूबर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अब जानते हैं विश्व वानिकी दिवस के बारे में। विश्व वानिकी दिवस की वैसे भारत में जब शुरुआत हुई थी 1950 में। कब हुई थी? भारत में 1950। और विश्व में देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब होती है? 1971। लेकिन विश्व वानिकी दिवस कब घोषित किया जाता है? विश्व वानिकी दिवस जो है, विश्व वानिकी दिवस जो घोषित किया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस जो है यूएन किसके द्वारा? दिन यूनाइटेड नेशन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 28 नवंबर 2012 में क्या होता है? एक संकल्प पारित करके विश्व वानिकी दिवस विश्व भर में मनाए जाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, 28 नवंबर ये डेट आप लोग ध्यान रखेंगे। मतलब विश्व स्तर पे इसे मनाए जाने की घोषणा कब होती है? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 28 नवंबर 2012। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी थीम जो थी। थीम क्या थी इसकी? फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। आप लोग नोट कर लेंगे इसकी थीम जो थी, थीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन। ठीक है, आपत टू रिकवर टू पथ रिकवर एंड वेल बीइंग। ठीक है, इसे हिंदी में एक बार आप लोग और सुन लीजिए। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, आपत, कवर एंड वेल बीइंग। ठीक है, वेल बीइंग। आइए हिंदी में से समझते हैं। हिंदी में इसका नाम वन बहाली। क्या होगा? वन बहाली, वनों को पुनः स्थापित करना, वन बहाली, पुनः प्राप्ति और कल्याण के लिए मार्ग। ठीक है, ये इसकी थीम थी।
ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। जो कि यूएन के विषय जो था इसका पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021 टू 30 पर मतलब ये बिल्कुल फिट बैठती है। इसका जो विषय यूएन के द्वारा निर्धारित किया गया था पारिस्थितिकी तंत्र बहाली 2021-30, ठीक है, उस पर ये बिल्कुल जो थीम है 2021 की बिल्कुल फिट बैठती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और छूटी जा रही है, आप लोग देख लीजिए। 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को विश्व सेब दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको फ्रेंडली कीटनाशी कौन सा है? मेलाथियान, नीम बेसिडीन, थायोडॉन और परमेथ्रिन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नीम बेसिडीन। ठीक है, ये नीम प्रोडक्ट है, नीम उत्पाद है जो कि इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एजाडिरेक्टिन, क्या ये एक नीम उत्पाद है जिसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, वैसे ये क्या है? नीम बेसिडीन। और यहाँ पे कुछ मेलाथियान का प्रयोग किस में बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है? सब्जियों में मेलाथियान का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। ठीक है, इको फ्रेंडली वो होते हैं मतलब जो केमिकल बेस्ड नहीं होते हैं, जो जैविक विधियों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इको फ्रेंडली। इसके द्वारा हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। थायोडॉन को डेमोक्रान भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीमक के नियंत्रण हेतु किस कीटनाशी की अनुशंसा की गई है? डायोमेथाइट, नीम बेसिडीन, मेथाइल ओडेमेटॉन या क्लोरोपाइरीफास। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा क्लोरोपाइरीफास। दीमक के नियंत्रण हेतु ये सर्वाधिक उपयुक्त दवा है, सर्वाधिक उपयुक्त। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त दवाई है क्लोरोपाइरीफास। ये इसका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी का प्रयोग ज़्यादातर दीमक नाशक के रूप में किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्लोरोपाइरीफास क्या है? कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। इसे अन्य कीटों के नियंत्रण में जैसे सुंडी इत्यादि के सुंडियों के नियंत्रण में भी किया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्थागत संचार की विधि नहीं है? कृषि पर्यवेक्षक, समाचार पत्र, दुकानदार, प्रसार अधिकारी। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा दुकानदार। दुकानदार जो हैं ये एक संस्थागत संचार की विधि नहीं है। मतलब संस्थागत संचार की विधियाँ वो विधियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत मतलब कोई जो व्यक्ति होता है या कोई संचार साधन होता है वो किसी संस्था से जुड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? संस्थागत। इसमें दुकानदार है जो दुकानदार किसी संस्था से जुड़ा नहीं हुआ है बल्कि कृषि पर्यवेक्षक है, समाचार पत्र हैं और प्रसार अधिकारी जो हैं ये किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिंक बॉल वर्म किसका एक खतरनाक कीट है? सरसों, कपास, चना, भिंडी। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कपास। पिंक बॉल वर्म, इसका नाम आप लोग गुलाबी कीट, हिंदी में से क्या कहते हैं? गुलाबी कीट। इसका प्रकोप सबसे ज़्यादा किस पे देखा जाता है? गुलाबी कीट, कपास। कपास के जो बॉल होते हैं उनको ये काफ़ी क्षति पहुंचाता है जिससे काफ़ी आर्थिक हानि होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कीट है जो कि कपास को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाईवुड हेतु उपयोगी वृक्ष नीम, आड़ू, देसी बबूल, सिरसा या सिरस। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, प्लाईवुड के निर्माण के लिए आड़ू
की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9.5 से 10.5 pH वाली लवण युक्त भूमि के लिए उपयुक्त फल वृक्ष कौन है? अमरूद, इमली, अंगूर, अनार। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, 9.5 से 10.5 pH वाली लवण युक्त भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष जो है वो इमली है। इसके अलावा लवणीय भूमि में, लवणीय क्षारीय भूमि में कौन कौन से वृक्ष अधिक उपयुक्त पाए गए हैं? जैसे अमरूद, ठीक है, जामुन, आंवला, ये भी अत्यधिक लवण सहनशील पौधे होते हैं। अमरूद हैं, जामुन है, आंवला है। ठीक है, इसके अलावा धान है, बरसीम है इत्यादि। धान, बरसीम इत्यादि। ठीक है, लवण के प्रति सहनशील फसलें ये हैं: धान, बरसीम, अमरूद, जामुन, आंवला। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गेहूं के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? 14, 63, 42, 21। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 63। भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 63। आइए अब हम जानते हैं गेहूं के गुणसूत्रों के बारे में। ठीक है, गेहूं के जो गुणसूत्र होते हैं हेक्सापोलाइड, जो हेक्सापोलाइड इसकी वैरायटी होती हैं 2N, हेक्सापोलाइड 2N, यहाँ पे लिख लेना हेक्सापोलाइड। ठीक है, हेक्सापोलाइड जो वैरायटी होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2N 42 होती है। और इसके अंतर्गत जो मुख्य वैरायटी आती है ट्रेडिकम एस्टिवम। कौन सी वैरायटी आती है? ट्रेडिकम एस्टिवम। ठीक है, आइए अब देखते हैं। इसके अलावा द्विगुणित वैरायटियाँ जो इसकी होती हैं, द्विगुणित वैरायटी में कौन सी है? ये षष्ठगुणित है। ठीक है, जो अभी बताइए हेक्सापोलाइड। अब हम देख लेते हैं द्विगुणित। द्विगुणित में क्या होता है? इसकी जो द्विगुणित वैरायटी होती है उसमें 2N क्या कितना होता है? गुणसूत्रों की संख्या 2N बराबर 28 होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो मुख्य वैरायटी आती है ड्यूरम, ट्रेडिकम ड्यूरम, जिसे माइक्रोनी गेहूं भी कहा जाता है। और इसी के अंतर्गत कौन सा गेहूं एक और आता है? ट्रेडिकम डाइकोकम, जिसे इमर गेहूं भी कहा जाता है। वो द्विगुणित किस्में हैं। गेहूं की कौन सी किस्में हैं? द्विगुणित किस्में हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी चतुर्थ, जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं वो कौन सी किस्म थी? चतुर्थ गुणित, जो अभी आप लोगों को हमने बता दिया है। चतुर्थ गुणित में चतुर्थ गुणित किस्म थी वो 2N = 28। चतुर्थ गुणित जो गेहूं की किस्म होती है 2N, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 28। इसके अंतर्गत जो फसलें आती हैं वो कौन कौन सी है? ट्रेडिकम ड्यूरम। ठीक है, जिसे माइक्रोनी गेहूं भी कहते हैं, माइक्रोनी गेहूं। और दूसरी कौन सी है इसके अंतर्गत? ट्रेडिकम डाइकोकम, जिसे इमर गेहूं भी कहते हैं। अब बात करते हैं द्विगुणित की। द्विगुणित में क्या होगा? 2N = कितना होगा? 14। गेहूं की द्विगुणित किस्में जो होती हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2N = 14। इसके अंतर्गत मुख्य कौन सी है? ट्रेडिकम बायोटिकम। कौन सी है? बायोटिकम। ठीक है, और दूसरी इसके अंदर होती है मोनोकोकम, ट्रेडिकम मोनोकोकम। ये गेहूं की द्विगुणित किस्में हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक
भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सी किस्म गेहूं की उगाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ट्रेडिकम, कौन सी किस्म? ट्रेडिकम ट्रेडिकम एस्टिवम, एस्टिवम, यही किस्म जो जिसकी कुल स्रोत संख्या कितनी होती है 2n = 42। ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि सर्वाधिक भाग पे यही फसल गेहूं की उगाई जाती है, जो कि लगभग 87% भाग पे भारत में इसी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी होती है, मान लीजिए जो ट्रेडिकम ड्यूरम जो है, ट्रेडिकम ड्यूरम, जो कि 12% लगभग में क्षेत्रफल पे उगाई जाती है। और शेष जो होती है 1%, उसके अंतर्गत द्विगुणित किस्में ट्रेडिकम बायोटिकम और ट्रेडिकम मोनोकोकम को उगाया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रसार विधियों में कौन सी विधि दृश्य माध्यम नहीं है? स्लाइड, मॉडल, चार्ट, पोस्टर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा चार्ट। चार्ट को दृश्य माध्यम में नहीं रखा गया। बाकी स्लाइड है, मॉडल है, पोस्टर है, ये क्या है? दृश्य माध्यम, संचार के दृश्य माध्यम के साधन हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्ति संपर्क की विधि नहीं? ऑफिस कॉल, इसके ऑप्शन है ऑफिस कॉल, टेलीफोन कॉल, व्यक्तिगत पत्र, सर्कुलर पत्र। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा सर्कुलर पत्र। सर्कुलर पत्र जो होते हैं वो व्यक्तिगत संपर्क की विधि में नहीं आते हैं। ठीक है, बाकी जैसे व्यक्तिगत पत्र है, टेलीफोन कॉल है, ऑफिस कॉल है, ये व्यक्तिगत संपर्क की विधियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेरोमोन पास या फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है मादा बग को, सुंडियों को, मादा सलम को या नर सलम में मेल मोथ्स को? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा नर सलम। क्या होगा? नर सलम को ये आकर्षित करते हैं। फेरोमोन ट्रैप क्या होते हैं? फेरोमोन ट्रैप जो होते हैं मादा के द्वारा जो एक हार्मोन छोड़ा जाता है, उसी के बेस पर कृत्रिम हार्मोन के द्वारा इनको तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत लैंप ट्रैप भी होते हैं, ठीक है, स्ट्रिप ट्रैप भी होते हैं जो पट्टियों के रूप में होते हैं। इनका प्रयोग जो होता है जैसे कद्दू वर्गीय फसलों में कद्दू के लाल कीड़े इत्यादि के प्रकोप के लिए सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। इसका प्रयोग सब्जियों में बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। ट्रैप पे क्या होता है, एक कृत्रिम हार्मोन तैयार किया जाता है जो कि मादा जो इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, इनकी मादाओं के जो द्वारा जो मतलब हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उसी के बेस पे जो मतलब उसी के बेस पे ये कृत्रिम हार्मोन तैयार किए जाते हैं। ये हार्मोन के द्वारा जो होता है जो इसके मेल मोथ्स होते हैं वो आकर्षित होते हैं। ठीक है, मतलब प्रजनन क्रिया के लिए वो मादा की ओर आकर्षित होते हैं। और उस ट्रैप पे जब वो मतलब जैसे बैठते हैं, अगर स्ट्रिप ट्रैप है तो उस पर जैसे बैठेंगे तो उस पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसके द्वारा वो उसी में चिपक जाते हैं। और जो लैंप ट्रैप होते हैं, लैंप ट्रैप मान लीजिए ऐसे बने होते हैं, ऐसे बने होते हैं और इसको खेतों में क्या कर दिया जाता है, ऐसे लकड़ी के सहारे क्या होता है, लकड़ी पे ऐसा टांग दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, एक हार्मोन लगा होता है, कृत्रिम हार्मोन, जिसे क्या कहते हैं, फेरोमोन्स हार्मोन। ठीक है, कीट इसमें जाने का एक ऐसे रास्ता होता है जैसे कीट इसके अंतर्गत जाता है और मतलब हार्मोन के प्रति आकर्षित होकर, और कीट उसी में यहाँ पे गिर जाते हैं। फिर गिरने के बाद कीट जो होते हैं बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे ऐसे इसमें कीट बहुत सारे भर जाते हैं और इनको बाद में निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है और उसी में उनकी मतलब कीटों की इसी के अंदर मृत्यु हो जाती है और उनको बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। एक स्ट्रिप ट्रैप जो होता है वो ऐसे होता है, मान लीजिए खेत में एक ऐसे लकड़ी जो होती है लगा दी जाती है और इसके ऊपर एक पट्टी होती है। ये कलर पट्टियाँ होती हैं, जैसे पीली होती है, ठीक है, ज़्यादातर पीले रंग की होती हैं पट्टियाँ ये।
इन पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है और इसमें क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो मतलब नर कीटों को अपनी ओर आकर्षित, मेल मोथ्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, वो जब इसके पास पहुंचते हैं और इस पर बैठते हैं उसी पे वो चिपक जाते हैं और उसी पे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न प्रसार विधियों में कौन सी एक विधि शेष से भिन्न है? पोस्टर, फोल्डर, समाचार पत्र, बुलेटिन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पोस्टर। पोस्टर जो है इसकी अन्य विधियों से भिन्न है क्योंकि इसके द्वारा, फोल्डर के द्वारा, फोल्डर एक समूह होता है सूचनाओं का, समाचार पत्र में भी बहुत सारी सूचनाएं होती है, बुलेटिन के द्वारा भी बहुत सारी सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन पोस्टर जो होता है, पोस्टर में पर्टिकुलर मतलब ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने, जिस चीज़ के बारे में दर्शाया गया होगा उसी के बारे में लोग सिर्फ समझ पाते हैं। इसमें ज़्यादातर एक ही चीज़ को दिखाया जाता है, इसलिए ये अन्य विधियों से भिन्न है। जैसे फोल्डर है, फोल्डर में एक सूचनाओं का समूह पूरा होता है। ठीक है, समाचार पत्र है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं होती है, बुलेटिन में बहुत सारी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। ठीक है, लेकिन पोस्टर जो होता है वो सिंगल इंफॉर्मेशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर कुकुरबिड्स में लिंग रूप सेक्स फॉर्म होता है, हर्मेफ्रोडाइट, मोनोसियस, डायोसियस या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा मोनोसियस। अधिकतर कुकुरबिड में जो लिंग फॉर्म है, सेक्स फॉर्म होता है, सेक्स फॉर्म जो होता है वो किसमें होता है, मोनोसियस। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है, कब होती है? देश में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो होती है कब, 1952 में होती है। और ये किसकी सफलता के बाद शुरू किया जाता है? जो इटावा पायलट प्रोजेक्ट चला था, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है, उसी की सफलता को देखते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इसीलिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट को किस नाम से जाना जाता है? अग्रगामी योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसी की मतलब सफलता को देखते हुए 1952 में CDP या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत भारत में की जाती है। और ये किसकी मतलब सहायता से, ये फोर्ड फाउंडेशन एक बनता है, फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से शुरू की जाती है। और इसके लिए एक समिति भी बनाई जाती है, जैसे ग्रो कौन सी समिति होती है? ग्रो मोर फूड कमेटी एक बनती है। ठीक है, क्या बनती है? ग्रो मोर फूड कमेटी, जो कि 1949 में, ठीक है, उसी के अंतर्गत कौन सी योजना, एक कैंपेन चलता है। कौन सा कैंपेन चलता है? ग्रो मोर, एक कैंपेन चलाया जाता है, ग्रो मोर फूड कैंपेन। कौन सा कैंपेन होता है? ग्रो मोर फूड कैंपेन चलाया जाता है, जो कि मतलब सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक मुख्य भूमिका निभाता है। ये योजना जो होती है वो मतलब इसके अंतर्गत फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। कितने? 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। ठीक है, 1948 में कौन सी योजना आई थी? 1948 में इटावा अग्रगामी योजना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1948 में महेवा नामक ग्राम में शुरू की गई थी। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी को एवरेज डिस्ट्रिक्ट प्लान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सामान्य परिस्थितियों में चालू की गई थी। 1928 की बात करते हैं तो इसमें मार्थेंडम, कौन सी योजना चली थी? मार्थेंडम योजना, जो कि केरल का एक गांव है, वहीं से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और ये किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा शुरू की गई थी। और टी एंड वी एक्सटेंशन सिस्टम जो था वो कब भारत में कब शुरू होता है? 1974 में। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो है भारत में कब शुरू होता है? 1974 में शुरू होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है? जन समूह प्रदर्शनी के लिए प्रयोग किए जाते हैं,
प्रदर्शनी के माध्यम से, ठीक है। जन समूह प्रदर्शनी है। व्यक्तिगत खेत और घर संपर्क है। समूह मेला, जन समूह अखबार। आप लोग बताएंगे इसमें प्रसार की कौन सी विधि सही सुमेलित नहीं है। जन समूह को संबोधन के लिए प्रदर्शनी का एक प्रयोग किया जाता है। किसी से व्यक्तिगत अगर संपर्क करना है तो उसके खेत पे या घर पे संपर्क किया जा सकता है। जन समूह तक सूचना पहुंचाने के लिए अखबार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन समूह को प्रशिक्षित करने के लिए या समूह को कुछ बताने के लिए मेला नहीं लगाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, यही एक सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी जीव के आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन के कारण उपार्जित विभिन्नता क्या कहलाती है? संकर, बायोटाइप, उत्परिवर्तन या एल्बिनो? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। जी हाँ, जब किसी जीव या किसी पौधे में अचानक परिवर्तन होता है तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनसंपर्क की विधि नहीं है? विधि प्रदर्शन, बुलेटिन, दूरदर्शन, पोस्टर। आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन जो है ये जनसंपर्क की एक विधि नहीं है, बल्कि बुलेटिन है, दूरदर्शन है, पोस्टर है, ये सब क्या है? जनसंपर्क की विधियां हैं। जनसंपर्क की विधियां हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेपोक विधि में धान की नर्सरी रोपाई के लिए कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये जो विधि है, डेपोक विधि है, ये कहाँ से निकली है? ये फिलीपींस से निकली है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस विधि में जो धान के लिए जो नर्सरी होती है वो कितने दिन में? 11 से 14 दिन में तैयार हो जाती है, ठीक है। कहाँ से निकली? फिलीपींस के द्वारा विकसित एक नई विधि है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि प्लस वन प्लस पशुपालन का एक साथ प्रबंधन क्या कहलाता है? वन चारागाह पद्धति, उद्यानिकी चारागाह पद्धति, सी कृषि वन चारागाह पद्धति या टुंगिया पद्धति? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कृषि वन चारागाह पद्धति। क्या है? कृषि वन चारागाह पद्धति। कौन सी पद्धति है? कृषि वन पशुपालन, ठीक है। जब तीनों साथ में किया जाता है तो क्या कहलाता है? कृषि वन चारागाह पद्धति, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है? टैनिन, इजोलिक, गैलिक, पॉलीफिनॉल, फार्मोलोट्सिन या इमैलेडिन? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा टैनिन, इजोलिक, गैलिक और पॉलीफिनॉल। ये दोनों ऑप्शन सही हो गए, क्योंकि आंवले का जो कसैलापन होता है ये चारों के कारण होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में टैनिन आता है, कभी कभी टैनिन की जगह इजोलिक लिख के आएगा, कभी गैलिक और कभी आपको पॉलीफिनॉल। अगर इसमें से कोई ऑप्शन आपको मिलता है तो इसमें से वही सही होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। टैनिन है, इजोलिक है, गैलिक है, पॉलीफिनॉल, ये चारों उत्तरदायी होते हैं, चारों एक ही चीज़ मान लीजिए होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके नाम अलग अलग यहाँ पे दिखाए गए, इस नाम से ये एग्जामों में पूछे गए, इसलिए हमने चारों को यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्मेलोट्सिन के कारण जो होता है बेल में जो कड़वाहट होती है, बेल में, किसमें? बेल में जो कड़वाहट होती है, बेल में कड़वाहट, ठीक है। कड़वाहट जो होती है किसके कारण? मार्मेलोट्सिन के कारण। इमालेडिन के कारण क्या होता है? जो बादाम की जो कड़वाहट होती है वो किसके कारण होती है? इमालेडिन के कारण होती है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि, वेट मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है। इसके ऑप्शंस हैं 14 दिनों में, 15 से 20 दिनों में, 20 से 25 दिनों में, 25 से 30 दिनों में। बताइए आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 20 से 25 दिन।
जो वेट मेथड होता है, जिसका आमतौर पर लोगों के द्वारा हमारे देश में प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा 20 से 25 दिनों में धान की जो मतलब नर्सरी होती है वो रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया? जॉनसन, मेडल, बेटसन या सल? आप लोग बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका करेक्ट जवाब होगा जॉनसन। जॉनसन के द्वारा ही जीन शब्द दिया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की रोपाई ट्रांसप्लांटिंग के कितने दिन बाद प्रोपेनिल स्टाम्प F34 खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 6 से 8 दिन। धान में जो प्रोपेनिल स्टाम्प F34 आता है खरपतवार नाशी, इसका प्रयोग जो होता है धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान में और भी खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे पेट्राक्लोर, बूटाक्लोर इत्यादि का भी प्रयोग धान में खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। ये अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नाम इन लोग इनके बता दिए हैं, पेट्राक्लोर, बूटाक्लोर और ये कौन सी प्रोपेनिल। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के लाभ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? दिशाबोध, सुधार का सुझाव, उत्साह में कमी, उत्तरदायित्व का विकास। इसमें आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। देख लीजिए, मूल्यांकन जो होता है, इवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में दिशाबोध का होना बहुत ज़रूरी है कि हम किस दिशा में कार्य किया जा रहा है। ठीक है, किस उद्देश्य को लेकर कार्य किया जा रहा है। सुधार का सुझाव, सुधार मतलब जैसे फीडबैक दिया जाता है मूल्यांकन की प्रक्रिया में, फीडबैक का एक अहम रोल होता है। मतलब अगर फीडबैक दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए टीचिंग का ले लीजिए, जैसे टीचिंग में जब टीचिंग की जाती है तो उसमें बच्चों का फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि जब फीडबैक नहीं प्राप्त होगा तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे अंदर कहाँ पे कौन सी कमी रह गई है। तो ये तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, सुधार का सुझाव। उत्साह में कमी सी है, और उत्तरदायित्व का विकास। यहाँ पे अपने उत्तरदायित्व को हमें मतलब उत्तरदायित्व का जो विकास है उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपना उत्तरदायित्व नहीं समझेंगे तो यहाँ पे मूल्यांकन ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो उत्साह में कमी है, अगर उत्साह में कमी होगी तो मूल्यांकन प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी या नहीं चल पाएगी। ठीक है, तो इसका गलत क्या होगा? उत्साह में कमी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान के पौधे की प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेसेक किस रोग के कारण होता है? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। बैक्टीरियल ब्लाइट, BLB, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक, BLS, टुंग्रो वायरस, फॉल्स स्मट। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा बैक्टीरियल ब्लाइट BLB। क्या होगा? बैक्टीरियल ब्लाइट BLB जो होगा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो धान में क्या लगता है, एक मिनट दोस्तों थोड़ा रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देखते हैं। धान के पौधे के प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में क्रेसेक किस रोग के कारण होता है? बैक्टीरियल ब्लाइट के कारण होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? सीडियम गावाजावा, कैरिका पपाया, माइलन्स बोमिला या करक्यूमा लौंगा। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा करक्यूमा लौंगा। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या है? करक्यूमा लौंगा है। सीडियम गवाजावा ये किसका वैज्ञानिक नाम है? अमरूद का। किसका है? अमरूद का है। कैरिका पपाया किसका वैज्ञानिक नाम है? पपीता का। किसका है? पपीता। माइलस पोमिला किसका है वैज्ञानिक नाम? सेब का है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान में डेड हार्ट
या वाइट हेड किस कीट के प्रकोप से होता है? गालमिज, लीफ रोलर, दलिया गिडार या तना छेदक? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा तना छेदक। तना छेदक के कारण ही धान में क्या लगता है? डेड हार्ट। धान में जो डेड हार्ट या वाइट हेड होता है ये तना छेदक के कारण लगता है। और धान का प्याजी, जो उसकी पत्तियां प्याजी हो जाती हैं, प्याजी, वो किसके कारण होती हैं? गाल मीज के कारण होती हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे संचार माध्यम की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? संदेश के उपदेश को पूरा करने वाला हो, सफलतापूर्वक श्रोता तक पहुंच रख सकता हो, श्रोताओं की संख्या के अनुरूप हो, जटिल व खर्चीला हो। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा जटिल व खर्चीला हो। ये जो है ये गलत है, क्योंकि संचार के जो साधन होते हैं वो संदेश के उपदेश को पूरा करने वाले होने चाहिए, सफलतापूर्वक श्रोता तक पहुंचने वाले होने चाहिए और श्रोताओं की संख्या के अनुरूप होने चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। और अगर जटिल और खर्चीला जो है ये गलत होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकल बहुगुणित या पॉलीपोलॉइड जो विभिन्न स्रोतों से जैसे विभिन्न जातियों के गुणसूत्र सेट रखता है कहलाता है? एकल बहुगुणित पॉलीपोलॉइड जो विभिन्न स्रोतों जैसे विभिन्न जातियों से एक गुणसूत्र सेट रखता है कहलाता है स्व बहुगुणित, सुगुणिता या पर बहुगुणिता, या इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा पर बहुगुणिता। क्या होगा? पर बहुगुणिता। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा संचार का तत्व नहीं है? संप्रेषक, विश्लेषक, संदेश, संदेश उपचार। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा विश्लेषक। संचार में संप्रेषक एक विशेष महत्व रखता है, संदेश विशेष महत्व रखता है, संदेश उपचार, लेकिन विश्लेषक का कोई उसमें विशेष रोल नहीं होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरड़ या टर्मिनेलिया चेबुला किस कुल का पौधा है? ग्रेमनी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, कॉम्ब्रेस्टी कुल, कंपोजिटी कुल? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कॉम्ब्रेस्टी। ठीक है, जो हरड़ होती है टर्मिनेलिया चेबुला का पेड़ होता है, ये किस कुल का है? कॉम्ब्रेस्टी कुल का है। कंपोजिटी कुल के अंतर्गत क्या आता है? सूरजमुखी जैसे कुसुम है। ग्रेमनी कुल घास परिवार है जिसके अंतर्गत धान, गेहूं इत्यादि जो आता है ये सब ग्रेमनी कुल में आता है। लेग्यूमिनेसी कुल, दलहनी कुल को कौन सा कुल कहते हैं? लेग्यूमिनेसी कुल कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी असंस्थागत संचार की विधि है? रेडियो, पत्रिकाएं, स्थानीय नेता, प्रसार अधिकारी? आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा स्थानीय नेता। स्थानीय नेता है जो ये असंस्थागत संचार की विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी रेडियो जैसे पत्रिकाएं हैं, प्रसार अधिकारी ये संस्थागत संचार की विधियों के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं रिवीजन, जो कि मात्र 10 मिनट के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रश्न पे कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ उसका सही जवाब आप लोगों को बताया जाएगा, जिससे आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तल उद्योग के लिए उपयोगी पेड़ है? खेजड़ी, अर्जुन, सिरिस या ढाक? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ढाक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओराइजा वंश में कुल कितने स्पीसीज हैं? 14, 22, 24, 30? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 24। ओराइजा वंश में कुल कितनी स्पीसीज हैं? 24। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वर्तमान महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी का वर्तमान महानिदेशक कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह। और ये किसके हैं महानिदेशक? सीआरपीएफ के भी महानिदेशक हैं। राकेश अस्थाना जो हैं बीएसएफ के महानिदेशक हैं। ठीक है, सीबीआई सुबोध कुमार जायसवाल और एनएसजी के एम गणपति।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही युग्म का चुनाव करें। करंज तेल, बिलायती बबूल, सॉफ्ट टॉयज, शीशम, चाय का पेड़, अरडू, भारी फर्नीचर। अरडू का प्रयोग किया अभी आप लोगों ने बताया था, किस लिए प्रयोग किया जाता है? प्लाईवुड के कार्यों में लिया जाता है इसका। करंज यही सही है इसमें, करंज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसोपिस सिनेरिया किसका वानस्पतिक नाम है? बबूल, खेजड़ी, सेमल या बकायन। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा खेजड़ी। खेजड़ी का ही नाम क्या है, जो कि राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस आयोग के सुझाव पर की गई है? योजना आयोग, वित्त आयोग, जनसंख्या आयोग, कृषि आयोग। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा कृषि आयोग। क्या होगा? कृषि आयोग। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कृषि आयोग की सिफारिश पर की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल उगाने की अपरंपरागत क्षेत्र नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब होगा पंजाब और हरियाणा। नॉन ट्रेडिशनल एरिया में कौन आता है? पंजाब, हरियाणा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित किस्मों में धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है? IR8, जया, पूसा, 221, जगन्नाथ। इसका सही जवाब होगा जगन्नाथ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम सॉइलिंग का कारण है एसिड की उपस्थिति, क्लस्ट्रीडियम बोर्डिनम, गंधक की उपस्थिति। इसका सही जवाब होगा बी। क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की बुआई, बुरकाव, ब्रॉडकास्टिंग व ड्रिलिंग विधि में क्रमशः बीज मात्रा चाहिए। इसका सही आंसर होगा 100 किलोग्राम और 60 किलोग्राम। ब्रॉडकास्टिंग के लिए 100 किलोग्राम और ड्रिलिंग के लिए 60 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन T&V सिस्टम यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिटिंग सिस्टम से संबंधित नहीं है? श्री डैनियल बिनोर, विश्व बैंक, राजस्थान, पंजाब। इसका सही आंसर होगा पंजाब। यहाँ पे पंजाब न होकर अगर मध्य प्रदेश होता तो सभी सही होते हैं। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत 1974 में होती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है आम, अमरूद, खेजड़ी, बेल। इसका सही जवाब होगा खेजड़ी। शुष्क क्षेत्रों का जो कल्प वृक्ष है उसे खेजड़ी को कहते हैं, जो राजस्थान का एक राजकीय वृक्ष है। वर्ष 1974 में सर्वप्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पांडिचेरी, नीलोखेड़ी, पंतनगर, मद्रास, चेन्नई। इसका सही जवाब होगा पांडिचेरी या पुडुचेरी, जो कि पहला कृषि विज्ञान केंद्र है जो 1974 में पुडुचेरी में स्थापित किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परभनी क्रांति किसकी किस्म है? बैंगन की, भिंडी की, आलू की, मिर्च की। इसका सही जवाब होगा भिंडी की। किसकी किस्म है? भिंडी की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल के पकने का समय तापक्रम क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब होगा 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में? चावल की उत्पादकता की अगर बात करें सर्वाधिक किस राज्य में? पंजाब में। और उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पे है। चावल के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? चावल के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। स्पाइगलेट्स गेहूँ या बाली। ठीक है, गेहूँ की बाली भी कहते हैं, स्पाइगलेट्स भी कहते हैं। सिल्कुआ जो होता है सरसों और तोरिया के जो फलियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं? सिल्कुआ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त pH मान हो 4 से 6। इसका सही जवाब होगा 4 से 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वानिकी एवं कृषि को एक साथ सम्मिलित करने का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किसने दिया था? FAO। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FAO की स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 1945। ब्राकेट किन दो देशों से ने मिलकर बनाई? ब्राकेट जो है मिसाइल है सरफेस टू ईयर, किसके द्वारा बनाई गई है? भारत और इजराइल। भारत में DRDO और इजराइल के द्वारा ये मिलकर बनाई गई है। तो इसका सही जवाब होगा B। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप गवर्नर नहीं है? TB रविशंकर,
राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और दिनेश कुमार खारा। इसका सही जवाब होगा दिनेश कुमार खारा, जो कि एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IRA धान की किस्म भारत में कहाँ से प्रचलन में आई? फिलीपींस। इसका सही जवाब होगा फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे मिरेकल राइस के नाम से भी जाना जाता है। भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म किस उप स्पीशीज से संबंधित है? इंडिका। किससे संबंधित है? इंडिका। जैपोनिका जापान और आइजाग्लेग्नो अफ्रीका, जैवेनिका होगा इंडोनेशिया। ठीक है, की स्पीशीज़ें हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका सही जवाब होगा देहरादून। कहाँ है? देहरादून। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी फसल विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादित फसल है? आलू। इसका सही जवाब होगा आलू। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पेरू में है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? लोगों की आमदनी को बढ़ाना, लोगों की उपज को बढ़ाना, लोगों का विकास। इसका सही जवाब होगा लोगों का विकास। क्या होगा? लोगों का विकास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं? गुड़गांव परियोजना, श्री EL ब्रेन, मारथंडम विकास योजना, डॉक्टर स्पेंसर हेच, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, डॉक्टर हेनरी, श्री निकेतन योजना, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा इटावा पायलट परियोजना, डॉक्टर हेनरी, जो कि किसके द्वारा शुरू की? अल्बर्ट मेयर के द्वारा शुरू की गई थी 1948 में, जबकि यहाँ पे डॉक्टर हेनरी दिया गया, इसलिए यही सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदीप्तकालिता के आधार पर धान एक पौधा है। इसका सही जवाब होगा अल्प प्रदीप्तकाली। ऐसे पौधे जिनको मतलब पुष्पन क्रिया के लिए 12 घंटे से क्या लगता है? कम समय लगता है। अल्प प्रदीप्तकाली पौधे। निम्न में से आर्मी वार्म, जो कि दुग्ध अवस्था में आक्रमण करती है, वैज्ञानिक नाम है। ये धान जो होता है, धान की फसल में आर्मी कीट का अत्यधिक मिल्किंग स्टेज पे अत्यधिक प्रकोप होता है। इसका वैज्ञानिक नाम है माइथेमना सेपरेटा। 4 ऑप्शन। ठीक है, कौन होगा? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केले के तने का भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, राइजोम कहलाता है, शकर कहलाता है, आभासी तना। इसका सही जवाब होगा आभासी तना है, स्यूडोस्टेम। क्या कहते हैं? जिसपे फल फूल पत्तियाँ सब कुछ होती हैं, वही होता है आभासी तना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। CEO कौन है? मनु साहनी। भारत में BCCI के सौरभ गांगुली और CEO कौन है? हेमांग अमीन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पान में प्रयुक्त होने वाला कत्था किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। भारत में सर्वाधिक इसका क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश अलीगढ़। कैलोसोब्रूस चाइनेंसिस किसका भंडारनाशक जीव है? ये चने का है। किसका है? चने का एक कीट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलिना टैंक रोधी मिसाइल किस देश में विकसित की गई? हेलिना टैंक मिसाइल जो है ये भारत में विकसित की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित फसलों में किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल कल्टीवेटेड एरिया सबसे अधिक है? आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गेहूँ। गेहूँ का एरिया जो है वो सर्वाधिक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैक्टिन की माप की जाती है किसके द्वारा? जेलीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? जेलीमीटर के द्वारा पैक्टिन की माप की जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत क्रांति किससे संबंधित? नदी जोड़ो परियोजना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है? आंवले में। इसमें कौन सा होगा सही? आंवला। और इससे भी अधिक किसमें होता है? बारबेडोस चेरी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना।
इसका सही आंसर होगा करके सीखना। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, भारत व बर्मा। दक्षिण पूर्व एशिया या भारत या बर्मा। दक्षिण पूर्व एशिया या लिख के आया, चाहे भारत व बर्मा लिख के आया, इसका सही जवाब होगा। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट की सिफारिश पर की गई थी? इसका सही जवाब होगा मोहन सिंह मेहता समिति। किसकी सिफारिश पर? मोहन सिंह मेहता। मोहन सिंह मेहता समिति की सिफारिश पे कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुडुचेरी पांडिचेरी में खोला गया था। एरियास वाइटेला किस फलों का नाशक जीव है? ये इसका सही जवाब होगा कपास। ये कपास का एक क्या है? फलों का नाशक जीव है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में सबसे अधिक खादर भूमि रामायण लैंड किस राज्य क्षेत्र में पाया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है? बोरान की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बोरान की अधिकता, मॉलिब्डेनम की कमी। बोरान की कमी के कारण क्या होता है? बोरान की कमी के कारण क्या होता है? फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है। ठीक है। सफ़ेद लटवाइट ग्रब के बीटल अंडे देती है? इसका सही जवाब होगा भुरभुरी मिट्टी में एक अंडे से 10 सेंटीमीटर की गहराई तक। कितनी गहराई तक? 10 सेंटीमीटर की गहराई तक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि 1900 कब शुरू किया गया था? 1948 में। बाकी अधिक अनुपजाऊ कार्यक्रम 1942 से 47, वर्धा विकास कार्यक्रम 1928, मारथंडम वर्धा विकास कार्यक्रम 1937 और मारथंडम विकास कार्यक्रम परियोजना 1928 में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।